स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। एंशिएंट हिस्ट्री के तहत हम लोग कंटिन्यू अध्ययन करते हुए लगभग 31 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे कि फिर आपको ना ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। ऋग्वेद सभ्यता का या ऋग्वैदिक सभ्यता का हम लोग अध्ययन प्रारंभ कर दिए हैं और ऋग्वैदिक सभ्यता के तहत हम लोगों ने उनके राजनीतिक स्थिति और भौगोलिक विस्तार के बारे में यानी 2 वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं ऋग्वैदिक सभ्यता के। ये तीसरी वीडियो होगी और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक सभ्यता के संदर्भ में वो हम बात करेंगे आज सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति की सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। सवाल उठता है कि अगर हम किसी भी सभ्यता के या किसी भी कल्चर के सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन की बात करते हैं तो उसके तहत कौन कौन से पॉइंट को रखते हैं, कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है जिससे हमें उस सामाजिक स्थिति के बारे में या उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। तो ऋग्वैदिक सभ्यता की अगर सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कई बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ के समाज की कि समाज की प्रकृति क्या थी, समाज की प्रकृति या नेचर, समाज की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। इसी समाज की प्रकृति में आएंगे तो फिर यहाँ हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में कि वर्ण व्यवस्था था या नहीं। जैसा कि हम लोगों ने जब हड़प्पा काल की सामाजिक व्यवस्था का हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो वहां पे भी हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था की चर्चा की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे दास प्रथा का उल्लेख मिलता है या नहीं है, दास प्रथा था या नहीं था। देखिए ये सारे बिंदु फुल्ली एज अ कॉम्पिटिटिव अप्रोच के तरफ हम लोग चल रहे हैं। सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, कहीं भी आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं। तो सामाजिक व्यवस्था के तहत हम लोग देखेंगे समाज की प्रकृति या नेचर, कैसी समाज थी। उसके बाद वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे, फिर दास प्रथा के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति क्या थी, यानी जो स्त्रियां थी उनकी क्या स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में। स्त्रियों के संदर्भ में भी हम लोग कई बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, उनके शिक्षा को देखेंगे, उनके विवाह को देखेंगे, है ना, फिर लड़की के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, फिर उनके अधिकार को देखेंगे। उसके बाद अगला हम लोगों का जो अध्ययन का होगा वो पर्दा प्रथा, खान पान, है ना, कई सारी चीजों का अध्ययन हम लोग क्रमबद्ध रूप से करेंगे। तो आज हम लोग 4 बिंदुओं पे अध्ययन हम लोगों का आज का जो पॉइंट होगा कंप्लीटली 4 बिंदुओं पर होगा। समाज की प्रकृति, वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा और स्त्रियां। इन 4 बिंदुओं पे आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा इन 4 पॉइंटों पे होगा। तो फिर शुरू किया जाए। पहले हम लोग देख लेते हैं समाज की प्रकृति। तो एक एक हेडिंग डालते जाइए और उसको आराम से इजी वे में समझते जाइए कि आखिर यहाँ की समाज क्या था, किस प्रकार का समाज था। राइट, तैयार हैं आप लोग? चलिए तो पहला हो जाएगा समाज की प्रकृति। देखिए हिस्ट्री आप लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अगले संडे को फिर से हम लाइव होंगे। आप लोगों को टाइमिंग हम सैटरडे को ही आप लोगों को बता देंगे कि किस समय लाइव होंगे। तो हमारी जो लाइव होगी, आप लोग ढेर सारे लोग पहले तो इकट्ठा होंगे लाइव वीडियो में, वहां पे कुछ आपसी कन्वर्सेशन हम लोग करेंगे आगे की आने वाली प्लान के ऊपर, क्योंकि आप लोग नहीं जुड़ेंगे प्लान में तो आगे प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, इतिहास की वीडियो की आप लोग काफी तारीफ करते हैं, सर बहुत अच्छा वीडियो है। तो इतिहास तो आप लोगों को पसंद आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी हमारी तारीफ भी आप लोग कर दिया करिए। जितना अच्छा इतिहास पढ़ाते हैं शायद वैसे ही कम से कम उतना अच्छा तो हम देखने में भी लगते हैं, तो कम से कम 1-2 बार कभी कभी हमारे बारे में भी कुछ बोल दिया करिए कि सर काफी अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है। ठीक है, इतिहास अच्छा लग रहा है, काफी तारीफ करते हैं। क्या हम आप लोगों को अच्छे नहीं लगते जो एकदम तारीफ करना ही भूल गए हैं? काफी दिन हो गए आप लोगों के मुंह से तारीफ सुनी हुई अपनी। हालांकि लाइव आते थे तो काफी लोग तारीफ करते थे, जब से लाइव आना बंद हो गए तब से आप लोगों ने तारीफ करना ही पूरी तरीके से बंद कर दिया। क्या लाइव आते थे तभी अच्छे लगते थे, अब हम अच्छे नहीं लगते हैं? बिल्कुल। तो इस चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए समाज की प्रकृति की बात करते हैं। जब हम लोग ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं तो ऋग्वेद का जो समाज था वह जनजातीय कबायली टाइप का समाज था। जनजातीय कबायली कहने का मतलब यह था कि अभी भी ऋग्वैदिक काल के जो प्रारंभिक चरण था अभी उस समाज में अस्थायित्व नहीं पाया जाता था। वो कबायली टाइप के लोग थे, जैसे कबीला के लोग रहते थे वैसे, और जनजाति प्रकृति का समाज पाया जाता है। ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि अभी
ऋग वैदिक समाज में अस्थायित्व का अभाव था, अस्थायित्व नहीं आया था। वो कबीले के तौर पे जहां उनको मिलता था रहने खाने के लिए वहां स्थापित होते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार से वो पूरी तरीके से कबायली समाज था। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ऋग वैदिक समाज जनजाति या कबायली प्रकार का समाज था। हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, ये ध्यान रखें। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ऋग वैदिक समाज, सॉरी ऋग वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज जनजाति या कबायली प्रकार का था, कबायली प्रकार का समाज था। देखिए, जहां कहीं भी जनजातीय कबायली प्रकार के समाज पाए जाते हैं वहां कुटुंब के आधार पे, यानी कि कुल के आधार पे, एक वंश के आधार पे अलग अलग भागों में कबीला बढ़ जाता था। तो यहाँ पर भी ढेर सारे कबीले थे। हमने बात किया थे पंचजन, कई सारे 5 कबीले थे जो एक जिन्हें जो कि यदि अनु पूर्वस्तुरु द्रुहा बोला गया था, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। तो कबीला का मतलब हो गया किस आधार पे बटेंगे, वंश के या खून के संबंधों के आधार पे, किनशिप के आधार पे अलग अलग कबीले बट जाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, ऋग वैदिक समाज कैसा था, जनजाति या कबायली प्रकार का समाज था। और इस समाज में समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह परिवार होती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, परिवार होता था। और परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलक बोला जाता था या गृहिणी बोला जाता था। और यह जो मुखिया होता था वह परिवार का सबसे वृद्ध या सबसे सीनियर पुरुष होता था। क्या होता था, परिवार का सबसे जो वृद्ध व्यक्ति है या सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति है वह परिवार का मुखिया होता था। सामान्यतः परिवार का मुखिया कौन होता था, जो पिता होता था बच्चों का, वही होता था मुखिया। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन होता था, परिवार होता था। और परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया परिवार का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता था। कौन होता था, वरिष्ठ व्यक्ति। आगे हम लोग देखेंगे, अभी समाज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, और परिवार का मुखिया कौन होता था, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होता था वह परिवार का मुखिया होता था। अभी जो परिवार पाया जाता था वो संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार का मतलब ज्वाइंट फैमिली होती थी, जैसे कि कई लोग, चाचा बाबा दादा सभी लोग मिल करके एक साथ रहते थे। जो कि अभी वर्तमान में हम लोग देखें तो वर्तमान में अब ज्वाइंट फैमिली का चलन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा, सिंगल फैमिली की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे व्यवस्था बदली, उदारवाद की तरफ हम लोग गए। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में परिवार क्या होता था, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे परिवार में जैसे भाई हो गया, भतीजा हो गया, चचेरा भतीजा हो गया, इन सब के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। वो शब्द होता था निरुक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, भाई भतीजा। सिर्फ महिलाओं के लिए या पुत्रियों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है दुहिता, यानी पुत्रियों के लिए दुहिता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाकी भाई भतीजा चाचा सबके लिए इस्तेमाल किया गया है, निरुक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे लिखिए, परिवार कैसा होता था, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। सॉरी, क्योंकि परिवार का मुखिया कौन होता था, वरिष्ठ घर का जो पुरुष होता था वह होता था। तो यहां हम लोग लिखेंगे, चूंकि परिवार का मुखिया गृह का वरिष्ठ पुरुष होता था, गृह का वरिष्ठ पुरुष होता था, इसलिए यह मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता था। सॉरी, पितृसत्तात्मक परिवार होता था। यानी कि परिवार का मुखिया कौन होता था, वरिष्ठ जो पुरुष होता था।
तो यहाँ पे सत्ता किसके हाथ में हो जाता था? पिता के हाथ में हो जाता था। इसलिए बोला जाता था पितृसत्तात्मक परिवार होता था। और यह जो परिवार का मुखिया होता था, पिता होता था, उसे ढेर सारे अधिकार प्राप्त होते थे। यानी कि परिवार के मुखिया को ढेर सारे अधिकार थे, जिसमें कुछ ऐसे अधिकार थे जो अमानवीय अधिकार थे। जैसे ऋग्वेद में कई जगह उल्लेख किया गया है कि जो परिवार का जो मुखिया है या पिता है, उसको अपने पुत्र को बेचे जाने का अधिकार है, वो अपने पुत्र को अंधा बनाया जा सकता है। ऐसे कई सारे जो है कि ऋग्वेद में उल्लेख मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि पिता ने अपने पुत्र को बेच दिया, पिता ने अपने पुत्र को अंधा बना दिया। इस प्रकार के अधिकार होते थे किसमें? पितृसत्तात्मक परिवार में, या पितृसत्तात्मक जो मुखिया होता था। समाज की हमने क्या बताया, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार। परिवार का मुखिया वरिष्ठ पुरुष होता था, इस वजह से बोल दिया गया पितृसत्तात्मक परिवार। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो परिवार था वो संयुक्त परिवार का प्रचलन था। जो पिता होता था उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते थे। हम लोग लिख लेंगे, पिता को अपने पुत्र को बेचे जाने, अपने पुत्र को बेचने एवं अंधा बनाने का अधिकार भी प्राप्त था। अंधा बनाने का अधिकार भी प्राप्त। ठीक, अब इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं इनके मकान कैसे बने हुए थे। मकान किस प्रकार के होते थे, ये मकान कैसे बनाते थे? क्योंकि समाज के नेचर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो समाज के नेचर हम लोग देखा, कबायली समाज था, ये कबीले टाइप के समाज था इनका। यहाँ पे पुत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक चीज ध्यान रखिएगा, पुत्री के लिए दुहिता शब्द इस्तेमाल किया गया है। दुहिता का मतलब होता है दूध दूहने वाली, दूध दूहने वाली। यानी कि इस समय जो पशु पाले जाते थे, तो पशुओं से दूध दूहने का कार्य, निकालने का कार्य घर की पुत्रियां करती थी। इसका मतलब हो गया कि पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी पुत्रियों को दिया जाता था घर की। और यह व्यवस्था आज भी जो ग्रामीण अंचल है भारत में, जो गांव है, वहां यह देखने को मिलती है कि वहां की जो महिलाएं हैं, जो पुत्रियां हैं, अगर घर में गाय या भैंस पाला गया है तो उससे दूध भी दूहती है, उनके पालने की जिम्मेदारी उनको होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि एक गांव है इलाहाबाद में, बगल में एक गांव है सोराव गांव है। सोराव में भी ऐसा होता है कि वहां की जो पुत्रियां होती हैं वो ही जो है कि घर में गाय या भैंस है तो उसका दूध दूहती भी है, उसको देख रेख करती है। इसके अलावा ढेर सारे गांवों में हमने देखा है कि ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल पुत्री के लिए दुहिता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाकी भाई, भतीजा, चचेरा जो है कि भाई हो गया, इनके लिए इस्तेमाल किया गया है नृत्य शब्द का। एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया इनके लिए, भाई हो गया, भतीजा के लिए नृत्य शब्द का इस्तेमाल होता है। कौन सा शब्द? नृत्य। ये ध्यान रखिए। यानी ये भाई को बुलाना होगा तो भी नृत्य वहां इस्तेमाल किया गया, भतीजा होगा तो भी नृत्य इस्तेमाल किया होगा, चाचा होंगे तो भी उनके नृत्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ अलग इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? पुत्री के लिए इस्तेमाल किया गया है दुहिता। अगर इनके हम मकान की बात करें तो इनके मकान कच्चे बने होते थे। क्योंकि व्यवस्था कैसी थी, ये कबायली समाज थी, जनजाति समाज थी, जो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो ग्रामीण में गांव में अभी भी मकान कच्चे बने होते थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनके मकान कच्चे होते थे, जो बांस एवं मिट्टी से बने होते थे, जो बांस एवं मिट्टी से बने होते थे। देखिए, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सचमुच में इतिहास का अध्ययन एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम लोग करेंगे, वैज्ञानिक विधि से करेंगे तो बड़ी मजा आता है पढ़ने में। सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि इतिहास बिल्कुल अलग सा चीज है। इतिहास भी एक विज्ञान का पार्ट है। जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास विज्ञान है कि कला है, तो हम लोग देखते हैं इतिहास में भी बहुत सारी घटनाओं को रिपीट किया जाता है, जो एक सिद्धांत पे ही कार्य करता है, जो इसको विज्ञान को सिद्ध कर देता है। तो हम लोग देख रहे हैं, जब ग्रामीण व्यवस्था है, कबायली समाज है, जनजाति समाज है, तो वहां मकान पक्की ईंटों के नहीं बने होंगे, वहां मकान कच्चे ही बने होंगे, मिट्टी के बने होंगे। और मिट्टी के मकान अक्सर बांस के बिना संभव नहीं होता था। यहाँ बांस और मिट्टी से इनके मकान बने होते थे। जैसा कि हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता है। हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से नगरी सभ्यता है, इसके बारे में हम लोग देखा। और नगरी सभ्यता में जब मकानों की बात की जाएगी तो अगर आपको पता है कि नगरी सभ्यता है तो आप
बता सकते हैं 100% कि ये यहाँ पे मकान पक्की ईंटों के बने होंगे। और हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर मकान पक्की ईंटों के ही बने होते थे। तो ये समाज की प्रकृति में हम लोग देखें, इनके मकान कच्चे होते थे, बांस मिट्टी के बने होते थे। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। पिता जो घर का मुखिया होता था उसे ढेर सारे अधिकार भी होते थे। पुत्र को बेचे जाने का भी अधिकार था, उसे अंधा बनाए जाने का भी अधिकार था। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आते हैं वर्ग व्यवस्था पे। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, वर्ग व्यवस्था। अगर वर्ग व्यवस्था की हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ग व्यवस्था, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। अगर ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में जो बात किया जाता है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बात होती है। यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, यानी वर्ण का उल्लेख कहां किया गया है? वर्ण का उल्लेख, वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। कहां पे? पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। ये हम लोगों को पता है। अगर आप लोग ऋग्वेद वाली हमारी वीडियो देखे होंगे तो हमने वहां बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें से पहला और जो 10वां मंडल है बिल्कुल नया है। नया का मतलब ये हो गया कि 10वां और पहला मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, इसलिए ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति का जो प्रावधान आता है वह बहुत ही अंत में आता है। कब आता है? ऋग्वैदिक काल के अंत में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया जाता है। हालांकि उससे पहले भी ऋग्वैदिक काल में कई सारे वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन वर्ण शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। यह उल्लेख ऋग्वैदिक काल के अंत में होता है, यानी अंतिम समय में वर्ण व्यवस्था का पुरुष सूक्त में उल्लेख कर दिया गया, जहां भी बताया गया था कि एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। जिससे मुख से बताया गया ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, जो बाजू है, बाह है, उससे क्षत्रिय की उत्पत्ति, उदर से यानी पेट से शूद्र की उत्पत्ति, और पैर से उदर से जो है कि वैश्य की उत्पत्ति, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे माना गया कि ऋग्वेद काल के अंतिम में कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ वर्ण का आधार जो था वह कर्म था। अभी वर्ण जाति के रूप में स्थापित नहीं हुए थे। यानी कि वर्तमान में हम जिस प्रकार देखते हैं कि अलग अलग वर्ण एक जाति के रूप में स्टेब्लिश हो गए हैं, जाति के रूप में स्थापित हो गए हैं, वैसे ऋग्वैदिक काल में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। यानी ऋग्वैदिक काल में वर्ण का जिक्र तो कर दिया गया, लेकिन वर्ण को जाति के रूप में स्थापित नहीं किया गया। वर्ण जाति के रूप में जो कन्वर्ट होता है या जाति के रूप में जो वर्णों का फॉर्मेशन होता है वह उत्तर वैदिक काल में होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है, जहां से 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई। लेकिन यहाँ पे वर्ण का आधार कर्म था, न कि जाति। ये ध्यान रखिए, वर्ण का आधार कर्म था, न कि जाति या जन्म। तो वर्ण का आधार कर्म था, कर्म मीन्स कार्य था, जो वो कार्य करते थे, न कि जन्म या जाति। यानी वर्णों के यहाँ वर्ण से मतलब किसी जाति से नहीं था, नहीं यह माना जाता था कि किसी विशेष जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति का वही कार्य है। यानी कार्य भी होता था, कर्म होता था, हम कार्य करते हैं तो हम विशेष वर्ण से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी खास वर्ण से संबंधित हो तो हमारा होने वाला पुत्र भी उसी वर्ण का ही हो। अगर वह दूसरा कार्य करता है तो वह दूसरे वर्ण का हो सकता है। ऐसी व्यवस्था कहाँ थी? ऐसी व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी। इसका उल्लेख, यानी ये किस प्रकार पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण था वह उसका आधार कर्म था, यह पता चलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल से। जब हम ऋग्वेद के 9वें मंडल का अध्ययन करते हैं तो वहां पे उल्लेख आता है एक ऋषि का। वह ऋषि कहता है कि मेरे पिता वैद्य हैं, यानी वैद्य मतलब हो गया जो इलाज करते हैं, मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती है और मैं कवि हूँ। यानी ऋषि कह रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती है। यानी एक ही परिवार से 3 लोग 3 अलग अलग कार्य कर रहे हैं। 3 अलग अलग कार्य करने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोग
3 अलग अलग वर्णों से संबंधित हो जाते हैं। यानी वहां पे ऋग्वैदिक काल में वर्ण का आधार था कर्म, जो जो कार्य कर रहा है उस वर्ण से संबंधित हो सकता था। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक ही परिवार के लोग अगर अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो अलग अलग वर्णों से संबंधित हो सकते थे। ऐसी व्यवस्था कहां थी? ऋग्वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में जब वर्ण को जन्म से जोड़ दिया गया कि आप फला वर्ण में या फला घर में जन्म लिए हैं तो आप इस वर्ण के हो गए, तो वहां से वर्ण व्यवस्था की जो खामियां हैं, वर्ण व्यवस्था की जो कमियां हैं, वह उत्पत्त हो जाती है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था निगेटिव नहीं था, बल्कि वर्ण व्यवस्था पॉजिटिव में था। उसको निगेटिव रूप में बदल दिया जाता है उत्तर वैदिक काल में। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे किस प्रकार से यही वर्ण जाकर के कास्ट फॉर्मेशन, जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका प्रमाण अभी तक 21वीं सदी में आने के बाद भी बरकरार है, बना हुआ है और अक्सर राजनीति में विवाद का कारण भी बनता है या राजनीति में सुर्खियों में भी रहता है। अक्सर हम लोग देखते हैं दलित ब्राह्मण, दलित क्षत्रियों के मध्य जो लड़ाई होता है, तो इसकी जड़ें कहीं न कहीं उत्तर वैदिक काल में मिलती है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन वर्णों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और इसी वर्ण की उत्पत्ति को ही, इसी वर्ण व्यवस्था को ही गांधी जी भी अपने भारत में मानते हैं और कड़ाई से इसका पालन करते हैं। लेकिन गांधी जी जिस वर्ण की बात करते हैं वो ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 21वीं सदी में जो विवाद का विषय बनता है वर्ण, वह उत्तर वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था में जो खामियां नजर आई, जो खमियां नजर आई, उसको आधार बना करके विवाद होता है। तो आगे हम लोग समझेंगे कास्ट फॉर्मेशन, एक चैप्टर होगा हमारा। हम लोग कास्ट फॉर्मेशन के तहत देखेंगे किस प्रकार से यही वर्ण जाकर के आगे जाति के रूप में स्थापित हो जाता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे वर्ण का आधार कर्म था, न कि जन्म या जाति था। हम लोग लिखेंगे इसका प्रमाण 9वें मंडल में प्राप्त होता है, 9वें मंडल में मिलता है, जहां एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती है। आटा पीसने का, मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? कवि कह रहा है इसके पिताजी वैद्य हैं, इनके कार्यालय, इनकी माता आटा पीसने कार्य करती है, कार्यालय। यानी एक ही परिवार से होते हुए ये अलग अलग वर्णों से संबंधित हो जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के जो अंतिम में उत्पन्न होती है वह जन्म या जाति का आधार नहीं लेती है, बल्कि कर्म का आधार लेती है। इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे, जहां हम लोग देखेंगे दास व्यवस्था की। अब इतिहास में आप लोगों ने जब इतिहास के हमारे जितने स्रोत थे, प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत और हड़प्पा सभ्यता, इतना आप लोगों ने अच्छे तरीके से जब झेल लिया, तो अब इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ी मजेदार चीजें अब आपसे शुरू हो गई वैदिक काल से। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अवधारणा, कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आएंगी, जो हमारे अभी के वर्तमान जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कंपटीशन में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे हमारी बौद्धिक लेवल का विकास बहुत तेजी से होगा। हम चीजों को सोचने और समझने की क्षमता हमारी डेवलप हो जाएगी, और वही प्रयास हमारे हर क्लास में, हर वीडियोज में, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, यही प्रयास रहता है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, बौद्धिक क्षमता को इतना डेवलप कर दें हम कि फिर आपसे कोई कंपटीशन रुक नहीं ना पाए। आपको एहसास होगा, अभी न हो लेकिन एक दिन एहसास होगा कि मिल्की सर ने जो पढ़ाया वो दैट इज द बेस्ट था, उससे बेस्ट आपको शायद ही कहीं मिले या नहीं मिलेगा। अब हम लोग आते हैं दास प्रथा। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा था या नहीं था? यहां से भी प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि दास प्रथा ऋग्वेद में था या नहीं था। जब हम दास प्रथा की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा नहीं था। कैसा नहीं था, किस प्रकार से नहीं था?
इस उद्देश्य में या इस प्रकार से नहीं था जैसा कि वर्तमान में हम दासों के साथ व्यवहार देखते हैं। वर्तमान में नहीं, मध्यकाल में जैसा व्यवहार होता था। वर्तमान में तो मान लीजिए दास प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, लेकिन ऋग वैदिक काल में दास होते थे। इसको ध्यान रखिए, किस रूप में होते थे? उस रूप में नहीं होते थे जो मध्यकाल में होता था, जहां दासों से जबरदस्ती कार्य कराए जाते थे, उनके साथ मारा जाता था। तो यहाँ पे जो दास होते थे, दास रखे जाते थे, लेकिन ये दास उत्पादन कार्य में नहीं लगाए जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि उनसे कार्य कराया जाए। दास सिर्फ इसलिए रखे जाते थे अपने ऐश्वर्य के लिए। जिसके पास जितने ज्यादा दास होते थे, माना जाता था वह समाज का उतना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उतना ही बड़ा व्यक्ति है। तो समाज का व्यक्ति अपने समाज में प्रतिष्ठा को जमाने के लिए, अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए वह दास को रखता था। लेकिन दास रखने का उसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन कार्य कराना नहीं होता था। यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे कि दास प्रथा का प्रचलन था, परंतु दास ऐश्वर्य के रूप में रखे जाते थे, ऐश्वर्य के लिए रखे जाते थे। दास ऐश्वर्य के लिए रखे जाते थे, उत्पादन कार्य हेतु नहीं। उत्पादन कार्य हेतु इज इट क्लियर? यानी दास को कार्य कराने के लिए नहीं रखा जाता था, सिर्फ भोकाल के लिए रखा जाता था कि हमारे पास 10 दास है, हमारे पास 5 दास है। इससे यह पता चलता था कि वह व्यक्ति समाज में कितना ऐश्वर्यफुल है, कितना उसकी डिग्निटी है, उसकी क्या प्रतिष्ठा है समाज में। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु, स्त्री। काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। और जब भी आप निबंध लिखेंगे तो निबंध अगर महिला सशक्तिकरण के ऊपर है या स्त्रियों के ऊपर निबंध लिखने के लिए आए, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप निबंध लिखेंगे महिलाओं के ऊपर, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो इस ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा को हमेशा याद रखिएगा और यही से शुरुआत करिएगा और वहां से उठा करके वर्तमान में कंपैरिजन करा दीजिएगा किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति खराब होती गई। हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके आगे हम लोग देखेंगे कैसे महिलाओं की स्थिति क्या थी प्रारंभ में, बाद में फिर कैसी हो जाती। तो हम लोगों का अब क्या होगा, अगला पॉइंट होगा स्त्रियां। स्त्रियों के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्त्रियों को कौन कौन से राइट थे, क्या क्या उनके अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि इन्हें शिक्षा का अधिकार था, इन्हें विवाह के लिए भी ढेर सारे अधिकार प्राप्त थे। सच माने में कहा जाए तो ऋग वैदिक काल में जितने अधिकार स्त्रियों को प्राप्त थे, अभी वर्तमान में भी उतने अधिकार स्त्रियों को प्राप्त नहीं हुआ है ना। तो हम लोग स्त्रियों से शुरुआत करते हैं इनके अधिकार को लेकर के कि कौन कौन से अधिकार थे। तो अधिकार की अगर बात किया जाए तो इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यानी कि इन्हें शिक्षित किया जाता था। और ऋग्वेद में ऐसी कई सारी ऋषियों, महिला ऋषियों का उल्लेख होता है जिन्होंने कई सारे मंत्रों की रचना किया है, जिससे ऋग्वेद में महिलाओं की एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के उनकी महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ऋग्वेद में महिलाएं भी ऋषि होती थी जिन्होंने ऋग्वेद के कई सारे मंत्रों की रचना किया है। उन ऋषियों में कुछ नाम आता है, महिला ऋषियों का नाम आता है, इनमें अपला, सिकता, पौलमी, वैश्वरा, लोपमुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऋग्वेद में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यहाँ पे विदुषी, या हम लोग लिखेंगे विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। विदुषी या महिला ऋषियों का उल्लेख, महिला ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना किया, कई मंत्रों की रचना किया है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे अपला, लोपमुद्रा, सिकता, पौलमी,
सिक्ता पौलमी, वैश्वरा इत्यादि। ये नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। लोक मुद्रा, सिक्ता, पौलमी, वैश्वरा, अपला जैसी महिलाओं का उल्लेख होता है ऋग्वेद में, जिन्होंने कई सारे मंत्रों का जो है कि रचना किया। तो हमें पता चला कि ऋग्वेद में उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार पे बात करने जा रहे हैं, जो अभी शायद हमारे भारत में भी महिलाओं को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं, वह है वर चुनने का अधिकार। वर चुनने का अधिकार यानी अपने मनपसंद लड़के से ये शादी कर सकती थी। वर चुनने का इन्हें अधिकार था। लड़का पसंद होता था तो वो चुन सकती थी, अपने मनपसंद लड़के से ये शादी कर सकती थी। वर चुनने का इन्हें पूरी तरीके से अधिकार था। वर का ये चयन कर लेती थी, इन्हें पसंद होता था तो ये शादी करती थी, अदरवाइज ये उसे जो है कि नेग्लेक्ट भी करने का अधिकार था। इन्हें वर चुनने का और वर को रिजेक्ट करने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त था। इसके अलावा विवाह जो होता था इनका, वयस्क होने पर ही विवाह होता था। वयस्क होने पर विवाह का अधिकार। इतने सारे अधिकार प्राप्त होने के बाद भी दो अपवाद थे इनके साथ। इन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। हालांकि एक पॉइंट यहां पे आप लोग और लिखेंगे, इन्हें सभा समिति एवं विदत जैसी संस्था में भाग लेने का अधिकार था। सभा समिति एवं विदत जैसी संस्था में भाग लेने का अधिकार। सभा समिति और विदत में इन्हें भाग लेने का अधिकार था। ये समितियां कौन सी हैं, हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में देखे थे। लेकिन इसके बाद भी इन्हें राजनीति में भाग लेने के नहीं कि ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के इन्हें अधिकार नहीं था। ये सभा में जाके बैठ सकती थी, समिति में बैठ सकती थी, बैठने का अधिकार था, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था कि किसी चीज को पार्टिसिपेट करे। तो अपवाद क्या आता है? दो अपवाद आता है। एक अपवाद आता है इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था, दूसरा अपवाद आता है इन्हें संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? राजनीतिक और संपत्ति का अधिकार। यहां पे अपवाद लिखेंगे हम लोग। अपवाद में लिखेंगे राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, भाग लेने का अधिकार नहीं था। हालांकि इनकी स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि कितनी अच्छी स्थिति होने के बाद ही महिलाओं का ये राजनीति में भाग नहीं लेती थी। इनका जो अधिकार होता था, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। उसके बाद संपत्ति में अधिकार दो शर्तों पे मिलती थी। यानी कि यहां दूसरा पॉइंट होगा, संपत्ति में अधिकार, संपत्ति में अधिकार दो शर्तों पर मिलता था। अदरवाइज इन्हें संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। दो शर्तें कौन था? पहला शर्त था जब कोई भाई ना हो, जब कोई भाई ना हो, यानी जब कोई भाई नहीं होता था तब इन्हें पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता था। दूसरा होता था जब ये आजीवन अविवाहित हो, जब ये आजीवन अविवाहित हो। ये दो अपवाद थे इन्हें अधिकार को लेकर के। यानी कि इन्हें संपत्ति में अधिकार तभी मिलता था जब कोई भाई ना हो, या ये आजीवन अविवाहित हो, तब जाकर के अधिकार मिलता था। अब हम लोग आते हैं इनके विवाह के ऊपर। विवाह की चर्चा कर लेते हैं। अगर विवाह की हम लोग बात करें तो विवाह में पहला बिंदु क्या होगा कि विवाह कब होता था? वयस्क होने पर ही विवाह होता था। वयस्क होने पर ही विवाह होता था। यानी कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इसको ध्यान रखिएगा। वयस्क होने पर विवाह का मतलब कि इन्हें बाल विवाह का प्रचलन यहाँ पे नहीं था। पति चुनने का अधिकार था, हमने बताया। पति चुनने का अधिकार, दो अधिकार था। शादी के समय अच्छा दहेज की प्रथा भी वैदिक काल से ही शुरू होती है। अभी हम लोग देख रहे हैं दहेज को लेकर के काफी इश्यूज होते हैं। दहेज की शुरुआत वास्तव में वैदिक काल में होती है। होती कैसी, इसको समझ लीजिए। विवाह के समय होता क्या था, जो लड़की के पिता होते थे वो वर को, लड़के को कुछ उपहार देते थे। उस उपहार को बोला जाता था वहतु। वह ऐसा उपहार होता था जो लड़की के द्वारा आजीवन मतलब लाया जाता था, आजीवन मायके से लाया जाता था, उसे बोला जाता था वहतु।
तो यही वहतु बाद में चल कर दहेज के रूप में स्थापित हो गया। उसके अलावा विवाह के समय मिलने वाले कुछ उपहार होते थे, जैसे शादी के समय कुछ गिफ्ट मिलते हैं, उस गिफ्ट को परिणाहा बोला जाता था। तो दो प्रकार के दहेज यहाँ पे थे, एक था परिणाहा, दूसरा था वहतु। वहतु का मतलब ऐसा हो गया पिता जो दे देता था आजीवन, लाइफ टाइम, लड़की जब जब जाएगी मायके तब तब कुछ न कुछ लाती रहेगी, इसे ही बोला जाता था वहतु। जो आजीवन लाया जाता था मायके से, उसे बोला गया वहतु। उसके बाद विवाह के समय जो गिफ्ट वगैरह मिलता था उसे बोला गया परिणाहा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दहेज को लेकर के कि दहेज का प्रचलन था, यही वहतु बाद में चल करके वर्तमान में दहेज बन जाता है। एक्सक्यूज मी। दहेज दहेज कैसा होता था? दो प्रकार का होता था। दो प्रकार का होता था। नंबर 1, एक्सक्यूज मी, देखिए ठंडी थोड़ा असर है तो आप लोग इसे मैनेज करिए थोड़ा सा। तो दहेज क्या होता था? दो प्रकार का दहेज होता था। एक होता था परिणाहा। पहला परिणाहा। परिणाहा क्या होता था? विवाह के समय ही जो उपहार मिलता था, विवाह के समय मिलने वाला उपहार, ये होता था परिणाहा। दूसरा होता था वहतु। वर्तमान में जो दहेज के रूप लेता है वह वहतु ही लेता है, परिणाहा नहीं लेता। वहतु होता है लड़की द्वारा आजीवन मायके से लाया जाने वाला, लड़की द्वारा आजीवन मायके से लाया जाने वाला सामान, ये होता था वहतु। यही वहतु चल करके वर्तमान में दहेज का रूप ले लिया है या दहेज के नाम से जाना जाता है, दहेज बन गया है। यही वस्तु वर्तमान में क्या बन गया है? दहेज बन गया है। इसके अलावा हम बात करें तो ऋग्वैदिक समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था और नियोग प्रथा का प्रचलन था। बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, इस सारे विवाहों का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में होता है। ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में प्रेम विवाह का भी उल्लेख होता है और दुनिया का पहला लिखित रूप से जो प्रमाण माना जाता है प्रेम विवाह का, लव मैरिज का, वो विभद्र और पुरुमित्रा के बीच का विवाह माना जाता है और इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रखिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, बहु विवाह, बहुपति तथा बहुपत्नी विवाह, एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था, एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। देखिए होता क्या था, बहुपत्नी विवाह हालांकि ऋग्वैदिक काल में चलता था लेकिन सभी लोग नहीं करते थे। जो समाज का सबसे उच्च व्यक्ति होता था, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, वह बहुपत्नी एक से ज्यादा विवाह करता था। वैसे ही महिलाओं को भी बहुपति विवाह था, यानी महिलाएं भी उस समय उनको यह राइट था कि वो चाहे तो एक से अधिक लोगों से शादी कर सकती हैं। यानी महिला जब एक से अधिक लोगों से शादी करेगी तो उसे बहुपति विवाह बोलते हैं। जब पति एक से अधिक लोगों से शादी करता है महिलाओं से तो उसे बहुपत्नी विवाह बोला जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रेम विवाह का उल्लेख मिलता है। बहुत ही मजेदार है ये, इसको ध्यान रखिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रेम विवाह का उल्लेख मिलता है। और दुनिया का पहला प्रेम विवाह का जो लिखित साक्ष्य मिलता है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और यह विवाह दो लोगों के मध्य हुआ था। कौन कौन? विभद्र और पुरुमित्रा के मध्य। विभद्र एवं पुरुमित्रा के मध्य प्रेम विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोगों ने महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना। इनकी स्थिति हम लोग देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सिर्फ
थोड़ा सा दिक्कत कहाँ था, उनको अधिकार को लेकर के, राजनीतिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार में भी हम लोग देख रहे थे कि जो महिलाएं अविवाहित होती थी उन्हें संपत्ति का अधिकार होता था। तो जो महिलाएं आजीवन अविवाहित होती थी उसे अमाजुक बोला जाता था। इसे लिख लीजिए यहाँ पे, जो महिलाएं आजीवन अविवाहित होती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। तो अमाजू शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वह इस्तेमाल किया गया आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं। रहने वाली महिलाएं, इनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? अमाजू शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऐसी महिलाओं के लिए जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती हैं। तो आज हम लोग यहीं पे महिलाओं को लेकर के यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्दा प्रथा के बारे में बात करेंगे, सती प्रथा के बारे में बात करेंगे, खान और पान के बारे में, उनके पहनावे को लेकर के क्या व्यवस्था थी, आभूषण क्या था, उनका शिक्षा क्या व्यवस्था थी, मनोरंजन, तब जाकर के हम लोगों का सामाजिक व्यवस्था पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताइएगा। तो थैंक यू।